कर रहे हैं अभी। सभी रेडी हैं? यस सर। हाँ, ओके। तो हमारा जो बंद हुआ था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। विजिलेंस केस के मामले में मैंने बात की थी कि अगर मेजर पेनल्टी केसेस में अगर विजिलेंस से रेफर किया हुआ मामला है, विजिलेंस एडवाइस विजिलेंस केस अगर वो, तो कोई भी मेजर पेनल्टी चार्जशीट विजिलेंस से अगर वेरिएशन है विथ विजिलेंस एडवाइस, मतलब विजिलेंस वाला का मेजर पेनल्टी चार्जशीट दिया है तो अब माइनर पेनल्टी या एक्सोनोट करने के लिए विजिलेंस से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार कंसल्ट करने के बाद फिर DA is free to take final decision in this regard to penalty. DA will impose appropriate penalty through NIP under his own signature. उसके बाद NIP इशू करेंगे DA उसके सिग्नेचर से। NIP to be served to CO giving 45 days to submit appeal to authority next hired to DA. DA द्वारा जो NIP सर्व होगी उसके बाद उसके 45 दिन के बाद 45 दिन के अंदर कर्मचारी चाहे तो अपना जो अपील कर सकता है नेक्स्ट अथॉरिटी जो भी है उसके ऊपर। इसके बाद एक मैं बता दूं आपको स्पीकिंग ऑर्डर की क्या चीज डेफिनेशन है वो बता दूं। स्पीकिंग ऑर्डर जो देता है NIP के रूप में उसकी डेफिनेशन ये है कि स्पीकिंग ऑर्डर मींस द अथॉरिटी हैज पास्ड द ऑर्डर बाय अप्लाइंग हिज माइंड ऑन ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड एंड रीजन हैव बीन मेड ऑन ईच पॉइंट ऑफ चार्जेस। इन केस द ऑर्डर इज नॉट स्पीकिंग इट इज लायबल टू बी कैंसिल बाय ग्राउंड। कई बार मैंने देखा है कि जब DR की फाइल चलती है स्टेट वे जो है डी होते हैं इसमें लिख देते हैं स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट या रिडक्शन सीधा लिख देते हैं। मतलब ये समझिए रूल 6 की NIP से लिख देते हैं जो कि गलत है। अगर कोर्ट में जाएगा तो मामला केस हार जाएंगे हम। तो DR नियमों के तहत अगर कोई भी अधिकारी जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है अगर उसको पेनल्टी देनी है दैट मस्ट बी रीजन स्पीकिंग ऑर्डर उस फॉर्म में होना चाहिए जिसमें वो हर चार्जेस के बारे में अपना माइंड अप्लाई करते हुए वो चीज़ दिखनी भी चाहिए उसके अंदर ऑर्डर के अंदर कि उन्होंने हर चार्जेस के ऊपर अपना माइंड अप्लाई किया उसके हिसाब से जस्टिफाई करते हुए रीजन के साथ अपनी बात को रखें। तो इसको बोलते हैं रीजन स्पीकिंग ऑर्डर। इसके बाद अपील आता है रूल 18 कि किसके खिलाफ अपील की जा सकती है। ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज किसके खिलाफ अपील की जा सकती है। एंड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर रूल 5। रूल 5 के तहत अगर सस्पेंशन है या डीम्ड सस्पेंशन है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। An order imposing any of penalty specified rule 6 made by DA, AA and RA मतलब डिस्प्लिन अथॉरिटी, अपील अथॉरिटी, रिवीजन अथॉरिटी कोई भी पेनल्टी इम्पोज किया है DA ने या अपील अथॉरिटी ने या रिवीजन अथॉरिटी ने। अब आपको ऐसे एक डाउट आना चाहिए कि अपील अथॉरिटी कैसे इम्पोज करेगा। तो अपील अथॉरिटी जनरली एनहांस ही करेगा, डिस्प्लिन अथॉरिटी करता है और रिवीजन अथॉरिटी सुमोटो उसमें इम्पोज कर सकता है। तो जब भी कोई इम्पोज करेगा उसके ऊपर अपील किया जा सकता है। इसके अलावा अपीलेट अथॉरिटी जो होता है वो एनहांस करता है एन ऑर्डर एनहांसिंग एनी पेनल्टी इम्पोज अंडर रूल 6 यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने अगर कोई पेनल्टी दी है उसके ऊपर अपीलेट अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी ने उसको एनहांस किया है तो उसके ऊपर अपील कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक नियम ये है कि जब भी अपील करेगा उसके लिए एक शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा। विदाउट शोकॉज नोटिस जो है बिना शोकॉज नोटिस दिए अपीलेट अथॉरिटी और रिवीजन अथॉरिटी जो है वो पेनल्टी एनहांस नहीं कर सकते। वो आगे हम पढ़ेंगे, वो डिटेल में जाएंगे उसके अंदर। अपील में भी कंसीडर बाय अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1-2 ऑफ DN रूल। को अपील जो है कौन कौन करता है वो मैंने शेड्यूल बताया तो उसके अंदर बताया हुआ नेक्स्ट अपील अथॉरिटी कौन कौन है। यानी कि जो DA से नेक्स्ट इमीडिएट हायर अथॉरिटी वो अपीलेट अथॉरिटी होता है। हु इज इमीडिएट हायर टू अथॉरिटी हु हैज इम्पोज पेनल्टी इन अपील और रिवीजन। मेंबर ऑफ रेल बोर्ड वेयर अपील अथॉरिटी इज रेल बोर्ड। टाइम लिमिट फॉर अपील। applicant can applicant can submit appeal within 45 from the date of रिसीव ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट द अपील टू बी मेंशन। मतलब डिसिप्लिन अथॉरिटी के जो ऑर्डर मिला है NIP से रिसीव किया है उस रिसीव डेट से 45 दिन के अंदर आपको अपील सबमिट करनी है। एक एन एंटरटेन डिले अपील इफ सेटिस्फाई विद द रीजन गिवन बाय एप्लीकेंट। एक चाहे तो अपील अथॉरिटी चाहे तो अगर डिले अपील को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर रीजन जस्टिफाई है तो।
फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड सबमिशन ऑफ अपील। अपील जो है वो किस तरह की होगी? अपील शैल बी इन द एप्लीकेंट ऑन नेम एंड सिग्नेचर। अपील कई बार ऐसा लगता है कि कोई कर्मचारी है, वो एक्सपायर हो गया, उसकी वाइफ अपील कर रही है, तो ऐसा नहीं होता है। अपील जो है सिर्फ एम्प्लॉय ही कर सकता है, खुद की ऑन नेम और सिग्नेचर में। उसकी जगह कोई दूसरा नहीं कर सकता है, उसके फैमिली मेंबर भी नहीं कर सकते हैं। और अपील शैल बी प्रेजेंटेड टू द अथॉरिटी टू होम द अपील लाइज, यानी अपीलेट अथॉरिटी जो है उसी को ही अपील आपको करनी है, किसी और हायर अथॉरिटी को करने से कोई मतलब नहीं है। अपील आपको अपीलेट अथॉरिटी करनी है। एंड शैल नॉट कंटेन एनी डिसरेस्पेक्टफुल एंड इम्प्रॉपर लैंग्वेज। तो आपको उसमें शब्दों का जो चयन है वो उचित शब्दों का चयन करना है, उसमें कोई भी डिसरेस्पेक्टफुल या इम्प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। व्हेन अपील इज अगेंस्ट सस्पेंशन, the appeal authority shall consider whether the order of suspension justify or not and confirm or revoke the order। जब सस्पेंशन के खिलाफ अपील की जा सकती है तो अपील अथॉरिटी देखेगा, विचार करेगा कि जो सस्पेंशन किया है वो जस्टिफाई है कि नहीं है, और अगर जस्टिफाई है तो उसको कंफर्म करेगा, और नहीं है तो कर्मचारी को रिवोक करने के आदेश दिए जाएंगे। When the appeal is against the penalty, the appeal authority shall consider। अगर अपील जो है पेनल्टी के अगेंस्ट में है तो जो अपील अथॉरिटी है वो विचार करेंगे कि वेदर प्रॉपर प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड, यानी जो डीआर के नियमों के तहत प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं किया है, वो जांच करेंगे। वेदर ऑर्डर ऑफ डीए आर वारंटेड बाय द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड, क्या डीए के आदेश रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों द्वारा समर्पित हैं, मतलब जो साक्ष्य जो बोलते हैं, जो एविडेंस है, उसी के अनुसार डीए ने ऑर्डर्स दिए हैं। whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate, severe and pass order। जो पेनल्टी दिया है वो बराबर है या इनएडुकेट या इन बराबर है कि नहीं, वो देखेगा, ज़्यादा कम तो नहीं है। उसके बाद वो आदेश पास करेगा, कंफर्म, एनहांसिंग, रिड्यूसिंग और सेटिंग असाइड पेनल्टी की। अपील अथॉरिटी के बाद देखने के बाद वो उसको कंफर्म कर सकता है, जो अपील अथॉरिटी के ऑर्डर है उसको, उसके उससे सजा बढ़ा सकता है, एनहांस कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, या सेट असाइड कर सकता है उस पेनल्टी को। या फिर नंबर 2 में आता है रेमेडिंग द केस टू अथॉरिटी व्हिच इम्पोज्ड और एनहांस्ड द पेनल्टी और टू एनी अदर अथॉरिटी व्हिच सच डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट इन सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। और अगर लगता है कि उसमें कुछ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हुई है, कमियां हैं, तो वो रेमिट कर सकता केस वापस, जिस अथॉरिटी ने केस भेजा है या किसी भी अथॉरिटी को, जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए केस को वापस लौटा सकता है। ये अपील अथॉरिटी की जो काम है वो बताया गया है। अपील अथॉरिटी कैन नॉट इम्पोज एनहांस पेनल्टी विदाउट गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि डीआर के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डिसिप्लिन अथॉरिटी ने अगर कोई एनआईपी दी है तो उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी अगर पेनल्टी को एनहांस करती है, या अपीलेट अथॉरिटी ने स्टैंड गुड गया और रिवीजन अथॉरिटी अगर पेनल्टी एनहांस करती है, कभी भी एनहांसमेंट पेनल्टी एनहांस होती है तो उसके लिए पहले कर्मचारी को शो कॉज नोटिस देना जरूरी है अंडर डीआर। तो विदाउट गिविंग शो कॉज नोटिस आप पेनल्टी एनहांस नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम पेनल्टी एनहांस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके बाद आप पेनल्टी एनहांस कर सकते हो। और अगर कर्मचारी जो है रिक्वेस्ट करता है तो पर्सनल हियरिंग का प्रोविजन भी है फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील। इसके बाद अपील के बाद आता है रिवीजन का मामला आता है। रिवीजन अंडर रूल 25 आता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि रिवीजन किस रूल के अंदर डीआर में आता है, तो रूल 25 है। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज गॉट फुल पावर फॉर रिवीजन ऑफ एनी केस। प्रेसिडेंट जो है उनको, राष्ट्रपति को पूरे अधिकार है, कभी भी किसी मामले के रिवीजन कभी भी कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड जीएम भी कोई भी विदाउट एनी टाइम लिमिट रिवीजन कर सकते हैं, बशर्ते वो अपीलेट अथॉरिटी से हायर हो। उसके बाद रिवीजन एक स्पेशल मामले में अपीलेट अथॉरिटी भी रिवीजन कर सकती है, जब कि उस मामले में अपील नहीं गई है, यानी डिवीजन के अंदर कोई मामला है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जैसे जे ग्रेड के अंदर जितने भी ऑफिसर आते हैं, ब्रांच ऑफिसर डिवीजन में, तो उनके जो नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं वो एडीआरएम होते हैं, उसके बाद सीधा हेडक्वार्टर भेजते हैं रिवीजन अथॉरिटी के लिए। तो अगर किसी कोई कर्मचारी है जिसका डिसिप्लिन अथॉरिटी जे ग्रेड ऑफिसर है, ब्रांच ऑफिसर है, और कर्मचारी ने अपील नहीं किया है एडीआरएम को, तो उस मामले में डीआरएम एज ए रिवीजन अथॉरिटी इसको डील कर सकते हैं। विजिलेंस के मामलों में, मैक्सिमम मामलों में ऐसा ही होता है कि जब विजिलेंस किसी डिसिप्लिन अथॉरिटी से एग्री नहीं करती उनकी पेनल्टी से, तो वो सुमोटो रिवीजन के लिए लिखती है। तो जनरली डिवीजन में डीआरएम को ही कहा जाता है अगर कर्मचारी ने उस मामले में अपील नहीं की हो तो, कि सुमोटो रिवीजन के लिए।
इसके बाद अलग ये है, इन अदर नॉर्मल केसेस सिचुएशन द रिवीजन अथॉरिटी शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी एचओडी। यानी जो रिवीजन अथॉरिटी मिनिमम जे ग्रेड ऑफिसर से कम नहीं होगी, ये बताया गया इसमें, डिप्टी एचओडी रैंक होगा। तो जो रिवीजन अथॉरिटी क्या कर सकती है, कंफर्म करेगी पेनल्टी जो दी गई है उसकी, या फिर मॉडिफाई कर सकती है, या सेटिसाइड कर सकती है, या फिर कंफर्म, रिड्यूस, एनहांस, सेटिसाइड, कंफर्म कर सकती है, कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, या सेटिसाइड कर सकती है। और अगर कोई पेनल्टी नहीं दी है तो, और इम्पोज एनी पेनल्टी वेयर नो पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड, तो कोई पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है जब कोई पेनल्टी नहीं दी गई हो। ये सुमोटो रिवीजन के मामले में होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद आगे से रिवीजन करने का निर्णय लेता है, तो ऐसे मामले में वो कोई पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। Remit the case to authority which made the order, or to any authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in circumstances of the case। यानी कि डीआर में के नियमों के में कहीं कुछ कमी लगी उनको केस के अंदर, तो वो उस अथॉरिटी को वापस कर सकते हैं, किसी अन्य अथॉरिटी से उस मामले में आगे की जांच के लिए दोबारा लौटा सकते हैं। इसके अलावा पास से छोड़ा एस डीम फिट, जो उनको ठीक लगता है उसके अनुसार वो आदेश पास करेंगे। The action for revision can be commenced only after expiry of appeal period or dispose of appeal। रिवीजन जो एक्शन होगा ये तभी होगा जब किसी कर्मचारी ने अपील का पीरियड खत्म हो जाता है, यानी कि अपील जो 45 दिन के अंदर करनी होती है, तो 45 दिन के बाद ही रिवीजन का प्रोसेस करेंगे। 45 दिन से पहले हम रिवीजन पे कार्रवाई नहीं किया जाएगा। या फिर किसी कर्मचारी ने अपील किया हो तो अपील के डिस्पोजल के बाद ही रिवीजन पे कार्रवाई की जाएगी। Revision cannot be done by such appellate authority or revision authority who earlier had considered any appeal or case or passed other orders thereon। ऐसे अधिकारी द्वारा रिवीजन नहीं किया जाएगा जिसने पहले उस मामले में अपीलेट अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी के तहत उस पर कुछ काम डिसाइड किया हुआ है। No major penalty under this rule can be imposed if no penalty was imposed at all or enhanced from minor to major without conducting proper inquiry under Rule 1। अगर कोई पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी दी गई है और उसको एनहांस करके मेजर पेनल्टी देना है, या माइनर पेनल्टी में भी कम्युलेटिव इफेक्ट वाली पेनल्टी देनी है, तो बिना रूल 9 में इंक्वायरी की वो नहीं दी जाएगी, तो उसके लिए आपको रूल 9 पर इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। Where no appeal has been preferred and revision is to be done, or revision being done by the approved A of the case not below the rank of DRM। ये इसमें जो लंबी सारी बात लिखी है उसमें कहा गया है कि अगर अपील नहीं की गई है, जैसे मैंने पहले बताया, तो डीआरएम के द्वारा अपील अथॉरिटी रिवीजन का काम कर सकती है। कोई भी रिवीजन अथॉरिटी जो है, सच अथॉरिटी कैन नॉट इनिशिएट एक्शन फॉर रिवीजन टू इम्पोज और एनहांस पेनल्टी आफ्टर more than 6 months from the date of order to be revised, or to reduce or cancel the penalty more than 1 year। इसका ओवरऑल मतलब ये आता है कि जब रिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहती है कोई भी मामले में सुमोटो रिवीजन, तो अगर कोई हमको पेनल्टी इम्पोज करनी है जहाँ पेनल्टी नहीं दी गई डिस्प्ले अथॉरिटी या अपील अथॉरिटी द्वारा, तो वहाँ इम्पोज करनी है या पेनल्टी को एनहांस करना है, तो वो अथॉरिटी ने, लास्ट अथॉरिटी ने जो भी पेनल्टी दी है उस पेनल्टी से उस तारीख से 6 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद वो अथॉरिटी नहीं कर सकती, यानी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। और एम्प्लॉय के फेवर में मतलब अगर पेनल्टी को कैंसिल करना है या इसको कम करना है, तो रिवीजन अथॉरिटी पर 1 साल का टाइम है। तो मैं वो दोबारा रिपीट कर दूं कि कोई भी मामले में रिवीजन अथॉरिटी अगर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में अगर कोई पेनल्टी इम्पोज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो उसके 6 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा उसको। और अगर कम करना चाहती है एम्प्लॉय के फेवर में या कैंसिल करना चाहती है, तो 1 साल के अंदर कर सकती है। इसके अलावा एक बताया गया कि नॉर्मल रिवीजन अथॉरिटी की टाइम लिमिट है, जीएम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जीएम कभी भी जो है उस मामले का, उसके लिए जो लिमिट नहीं है, वो 6 महीने साल भर का जो मैंने लिमिट बताया था, वो कभी भी रिवीजन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। In case where original order has been appealed by the appellate authority, time limit shall be reckoned from the date of issue of appellate authority। अगर appellate authority ने कोई डिसीजन दिया है, कोई भी आदेश दिए हैं, डिसीजन लिया है केस में, तो फिर वो अपील अथॉरिटी के आदेश के बाद से नेक्स्ट आपका टाइम चालू होगा रिवीजन के लिए। आफ्टर रिवीजन नो पेनल्टी अंडर दिस रूल कैन बी इम्पोज्ड।
इफ नो पेनल्टी वर इम्पोज और एनहांस डायरेक्टली विदाउट गिविंग। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एक बार अगर कोई पेनल्टी नहीं दी गई है और पेनल्टी देना है या एनहांस करना है, तो जब तक विदाउट गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय फॉर मेकिंग, जब तक उसको हम शो कॉज नोटिस के द्वारा उसको रिप्रेजेंटेशन देने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक हम पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते। अगर पेनल्टी इम्पोज नहीं की गई है या एनहांस भी नहीं कर सकते। Once the revision of the case has been done either suo motu or under this rule or at the time of disposal of revision petition, no second revision is permissible. डीआर के अंदर सेकंड रिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं है, एक ही बार रिवीजन होगा। However, employee can submit appeal against the penalty enhanced penalty imposed after revision. लेकिन एक प्रोविजन है कि अगर रिवीजन के दौरान अगर कोई पेनल्टी जो है वो एनहांस करता है रिवीजन अथॉरिटी, तो ऐसे मामले में जो है उस पर अपील कर सकता है कर्मचारी। तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करता हूँ कि अपील कहाँ कब कब कर सकता है, वो मैं आपको ज़रा सा ब्रीफ करता हूँ, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले डिसिप्लिन अथॉरिटी ने एनआईपी दिया, सपोज एग्जांपल लेते हैं, 1 साल का इंक्रीमेंट बंद किया, ठीक है? उसके ऊपर कर्मचारी अपील कर सकता है। एक अपील यहाँ स्टार्ट होता है, उसको अपील किया उसने, कर्मचारी ने 1 साल का, अपीलेट अथॉरिटी ने उसको एनहांस किया, 1 साल का 2 साल किया, यानी पेनल्टी एनहांस की। तो हमारा रूल बोलता है कि जब भी एनहांस करना है तो आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, तभी आप एनहांस कर सकती है कोई भी पेनल्टी, कोई भी अथॉरिटी, चाहे अपीलेट अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी ने शो कॉज नोटिस दिया और उसके ऊपर कर्मचारी ने अपना जवाब दिया, लेकिन फिर भी अथॉरिटी एग्री नहीं हुई और उसने 1 साल का 2 साल इंक्रीमेंट बढ़ा दिया। अब यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि अपीलेट अथॉरिटी ने बढ़ा दिया, अब सीधा रिवीजन करेगा और रिवीजन जो भी हुआ उसका कहानी खत्म। ऐसा नहीं है। डीआर के अंदर मैं जस्ट बताना चाहूंगा कि डिसिप्लिन अथॉरिटी ने जो के ऊपर अपील अथॉरिटी ने अगर पेनल्टी एनहांस की है, तो एनहांस पेनल्टी के ऊपर एक और अपील होती है, सेकंड अपील। आपको रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉय को, वो सेकंड पेनल्टी, अपीलेट अथॉरिटी जो पेनल्टी बढ़ाई है उसके ऊपर फिर एक और पेनल्टी कर सकता है, एक और सॉरी अपील कर सकता है। तो यहाँ एक अपील और होती है, अपील के ऊपर अपील, क्योंकि पेनल्टी आपकी जो एनहांस की है, तो एक अपील आपकी अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर अपील हो सकती है। सिमिलरली जब रिवीजन अथॉरिटी एनहांस करती है तो रिवीजन अथॉरिटी के ऊपर भी एक अपील होती है। ये मैं आपको जस्ट बता दूं कि अपील ऐसा नहीं कि सिर्फ अपील एक होती है, अपील के ऊपर एक अपील होती है और रिवीजन, यानी कोई भी अथॉरिटी जो है सॉरी, अपीलेट अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी जब भी पेनल्टी एनहांस करती है ओरिजिनल पेनल्टी से, तो पहले तो उसको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस देने के बाद जब पेनल्टी एनहांस करती है तो उसके ऊपर एक चैनल और खुलता है एम्प्लॉय के लिए अपील का। तो एक सवाल और बनता है कि अपीलेट अथॉरिटी हायर अथॉरिटी होती है कि रिवीजन अथॉरिटी हायर अथॉरिटी? तो जल्दी में ऐसा नहीं कि हम बोलें कि रिवीजन अथॉरिटी, क्योंकि रिवीजन अथॉरिटी के ऊपर भी एक अपीलेट अथॉरिटी होती है। और रिवीजन अथॉरिटी ने अगर एनहांस की है पेनल्टी, तो रिवीजन अथॉरिटी के ऊपर भी एक अपीलेट अथॉरिटी होती है। यानी डीआर के अंदर इनिशियली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बाद नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आती है, लेकिन रिवीजन अथॉरिटी के ऊपर भी अपीलेट अथॉरिटी होती है। ये जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अपील कहाँ होती है। जब भी पेनल्टी एनहांस की जाती है बाय अपीलेट अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी, तो एम्प्लॉय के पास एक चैनल और खुलता रास्ता कि अपील के ऊपर अपील या रिवीजन के ऊपर वो अपील करे नेक्स्ट, और ये जो अथॉरिटी होगी वो उस अथॉरिटी की नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगी। यानी अपील अपील अथॉरिटी ने अगर पेनल्टी अनाउंस की है तो अपील के बाद जो नेक्स्ट अथॉरिटी जो नॉर्मली रिवीजन अथॉरिटी थी, अब वो रिवीजन अथॉरिटी यहाँ उसकी अपील अथॉरिटी हो जाती है, सेकंड अपील अथॉरिटी हो जाती है। सिमिलरली रिवीजन अथॉरिटी जो भी रिवीजन कर रही है, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट अथॉरिटी होगी वो अपीलेट अथॉरिटी हो जाएगी, अगर रिवीजन अथॉरिटी ने उस पर एनहांस की है पेनल्टी। तो ये आपकी मैं जस्ट बताना चाह रहा था। In case where a suo motu revision initiate and pending till employee's retirement, or where a revision petition of employee was pending at the time of retirement, revision proceeding can be continued। ये बताया गया है कि अगर किसी वजह से रिवीजन पिटीशन पेंडिंग है रिटायरमेंट टाइम भी, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर डिस्पोजिंग रिवीजन पिटीशन सेम प्रोसीजर एज एप्लीकेबल फॉर अपील टू बी फॉलोड इंक्लूडिंग ग्रांट ऑफ पर्सनल हियरिंग। तो जिस प्रकार हम अपील प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सेम रिवीजन पिटीशन भी वही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। मैं समझता हूँ अपील और रिवीजन आगे बात समझ आ गई है लोगों को। अब एक इसमें आखिरी जो चैनल है डीआर के अंदर, वो आता है रूल 25A रिव्यू, वेयर ए न्यू फैक्ट कम टू द नोटिस व्हिच इज लाइकली टू अफेक्ट सब्सटेंशियली द डिसीजन इन द केस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल रिव्यू द केस वाइड प्रोविजन इन रूल 25A।
रिव्यू केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं और वो हर केस में नहीं करना है आपको, सिर्फ स्पेशल केस में जब उस मामले में कोई नए तथ्य सामने आते हैं और उस तथ्य से उसका जो डिसीजन चेंज होने की पूरी संभावना है, तभी रिव्यू किया जाएगा। हर केस में एम्प्लॉयी चाहे मैं रिव्यू का नहीं होगा। तो जब कोई नया तथ्य सामने आता हो जिसकी वजह से उसका जो डिसीजन चेंज होने की संभावना है, तभी हम रिव्यू करते हैं। और इसमें भी वही बताया कि रिव्यू प्रेसिडेंट may make his review at any time on his motion or on reference made to him. He may pass any order as deemed fit. If it is decided to enhance the penalty, a reasonable opportunity will be given to the employee to submit his review. तो जो राष्ट्रपति हैं, वो कभी भी रिव्यू खुद चाहे कर सकते हैं या उनको जब रेफरेंस किया जाता है एम्प्लॉयी द्वारा तो कर सकते हैं और वो जो उनको आदेश ठीक लगते हैं, वो पारित करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे पेनल्टी एनहांस करनी है, तो उनको भी शो कॉज़ नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयी को। और उसके बाद जो उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा, उसको मिलने के बाद ही एनहांस कर पाएँगे। अब डीआर के कुछ पैरास बता दूँ इम्पोर्टेंट पैरास। एक तो हमने रूल 25 ए पढ़ा था रिव्यू का। एक रूल 24 है स्पेशल प्रोविज़न फॉर नॉन गेज़ेटेड स्टाफ। कोई भी कर्मचारी जो है ग्रुप सी कर्मचारी है, रेलवे सर्वेंट हू हैज़ बीन डिसमिस्ड, रिमूव्ड एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट फॉर सर्विस after his appeal to appropriate authority, appellate authority has been disposed of and within 45 thereafter applied to general measure for a revision of the penalty imposed on him. कोई भी कर्मचारी है जिसने अपील कर दिया है अपीलेट अथॉरिटी से और डिस्पोज हो गया, अपील फाइनल हो गया है, वो चाहे तो रिवीजन जो नॉर्मल हमारा रिवीजन अथॉरिटी है यानी नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो नेक्स्ट अथॉरिटी है उससे ना करा के वो चाहे तो जीएम से अपना मामला जीएम के सामने अपना रिवीजन पिटिशन रख सकता है और जीएम जो है उस मामले को देखेंगे और वो रूल 25 की तरह तहत जो भी है वो निर्णय लेंगे और आदेश पारित करेंगे। तो ये एक प्रोविजन है ग्रुप सी के लिए। ग्रुप डी के लिए डीआरएम था जो आजकल ग्रुप डी है नहीं, वो भी रूल 24 में आता है। मैंने सिर्फ ग्रुप सी का बताया क्योंकि आजकल सब ग्रुप सी है। तो ग्रुप सी को रूल 24 के तहत एक स्पेशल प्रोविजन है, अपना रिवीजन पिटिशन डायरेक्ट जीएम से करवा सकते हैं। ये एक स्पेशल प्रोविजन फॉर रूल अंडर रूल 24 है ग्रुप सी के लिए। एक डीआर की हम बात करते हैं और रूल 14 की बात ना करें, वो भी ठीक नहीं है। रूल 14 के तहत कुछ स्पेशल प्रोसीजर है कुछ विशेष मामलों में, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि यदि कोई कर्मचारी है, वो किसी मामले में कन्विक्शन उसको मिलता है आपराधिक मामले में, where any penalty is imposed on a railway servant on ground of conduct which led to him conviction of criminal। कोई आपराधिक मामले में कन्विक्शन अगर किसी कर्मचारी को किया जाता है, तो उसके खिलाफ नॉर्मल एसएफ-5 देने की ज़रूरत नहीं है, चार्जशीट देने की चाहिए। अगर कन्विक्शन है, तो सीधा 14(1) में उसका केस डील कर सकते हैं। उसके लिए एक लास्ट में लिखा हुआ है प्रोवाइड द रेलवे सर्वेंट में गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑन द पेनल्टी प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड बिफोर एनी ऑर्डर इज मेड इन केस फाइलिंग अंडर क्लास 1। कन्विक्शन के मामले में हम सिर्फ एक शो कॉज नोटिस देंगे कर्मचारी को, उसके बाद स्ट्रेट वे रूल 6 के अंदर कोई भी एनआईपी हम उसको डिसिप्लिनरी नोटिस दे सकता है। तो ये स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस में रूल 14 में कोई भी रेल कर्मचारी है, वो आपराधिक मामलों में अगर उसको कन्विक्शन होता है, तो उसके लिए उसको एसएफ-5 देके पूरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपराधिक मामले में कन्विक्शन होने पर स्टेट वे 14(1) के तहत हम उसको एक शो कॉज नोटिस देंगे और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सीधा उसके जो शो कॉज नोटिस पे उसके जवाब जो मिलेगा उसके आधार पर सीधा रूल 6 के अंदर कोई भी एनआईपी उस पे आरोपित सीधा इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये एक 14(1) है। 14(2) में लिखा गया है वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज सैटिस्फाइड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in manner provided in these rules। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि रूल 9 जो हम डीआर के अंदर मेजर प्रायोरिटी के में रूल 9 के तहत इंक्वायरी कराते थे, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लगता है कि नियमों के तहत रूल 9 के तहत इंक्वायरी करा नहीं सकते, यानी एम्प्लॉय जो है नोटोरियस है या आपको लगता है कि कोई आतंकवादी बन गया है या कोई एरिया का गुंडा दादा या आपको लगता है विटनेस को प्रोवाइड कर सकता है, इसके रीज़न जो भी है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे फाइल के ऊपर कि ये रीज़न है। इसकी वजह से जो हमारे डीआर नियम के तहत रूल 9 में जो इंक्वायरी करना है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो भी स्टेट वे 14(2) के तहत रूल 6 के अंदर जो एनआईपी है, वो इम्पोज़ कर सकते हैं। सिमिलरली तीसरा पॉइंट है वेयर द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कि प्रेसिडेंट को लगता है रूल 14(3) में कि
राज्य की सुरक्षा के हित में ये संभव नहीं है होल्ड कराना, इंक्वायरी होल्ड करना, रूल 9 वाली। तो वो भी सीधे स्टेट में एनआईपी इश्यू कर सकते हैं। तो पहले ही 3 कंडीशन इसमें है। पहली कंडीशन में है कर्मचारी को अगर आपराधिक मामले में सज़ा हो गई है, शो कॉज़ नोटिस देना है उसमें और उसको एनआईपी दे देनी है। 14(2) में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इंक्वायरी कराना, जो भी रीज़न है वो रिकॉर्ड करेंगे और सीधे हम एनआईपी दे देंगे। और रूल 14(3) में प्रेसिडेंट को लगता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है इंक्वायरी कराना, तो वो भी इंक्वायरी कराए बिना। तो ये 14(1) स्पेशल मामला है जहाँ पे आपको रूल न कोई भी एनआईपी देने के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि डीआर नियमों के अंदर किसी भी कर्मचारी को कोई सज़ा देनी है, पेनल्टी देनी है, तो उसके लिए इंक्वायरी या जो भी प्रोसीजर फ़ॉलो करना है। 14 रूल 14 में आपको बताया है कि आपको ये स्पेशल प्रोसीजर है, मतलब यहाँ नॉर्मल प्रोसीजर आपको फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेट में पेनल्टी लगा सकते हैं। 14(1) में आपको सिर्फ़ शो कॉज़ नोटिस देना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं। एक और डीआर का सब्जेक्ट नहीं है लेकिन डीआर से जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने इसमें लिया है इसको भी। कइयों को शायद मालूम नहीं होगा कि एक प्रोविज़न हमारा है आईआरसी पार्ट 1 का 402 जिसके तहत यदि कोई कर्मचारी है वो रिमूव, डिसमिस या कंपल्सरी रिटायर हो गया है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उसको रिमूव, डिसमिसल या कंपल्सरी किया हुआ है और अपीलेट अथॉरिटी और रिवीजन अथॉरिटी ने इसको स्टैंड गुड किया है। तो ऐसी कंडीशन में चूँकि अब रिवीजन के बाद मामला खत्म हो जाता है तो वो रिमूव रहा, तो ऐसे मामले में एक प्रोविज़न है कि उसको रेलवे में री-एम्प्लॉयमेंट किया दिया जा सकता है, पैरा 402 आईआरसी 1 के तहत। ये एक प्रोविज़न है इसके अंदर और कौन करेगा? तो नॉर्मली बताया ग्रुप सी और डी के लिए जेएम है, उसके ऊपर के लिए प्रेसिडेंट है और पावर अगर डेलीगेट नहीं किए हैं तो ऑब्वियसली जीएम ही करेगा और पावर डेलीगेट किए हैं नीचे, तो इन केस वेयर नो अपील वाज़ प्रेफर्ड, नो रिव्यू वाज़ डन, अगर कर्मचारी ने डिस्प्ले अथॉरिटी के बाद अपील रिव्यू नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया तो ऑब्वियसली अपील अथॉरिटी नेक्स्ट द अथॉरिटी नेक्स्ट देन अथॉरिटी हू इज़ डिसमिस, यानी जिस अथॉरिटी ने डिसमिस किया उसके हायर अथॉरिटी यानी अपीलेट अथॉरिटी जो है उसको ले सकता है, री-एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। और अगर एम्प्लॉयी ने सारी चैनल एग्ज़ॉस्ट कर ली है, अपीलेट और रिवीजन, तो रिवीजन अथॉरिटी पर जस्ट नेक्स्ट तो जो अथॉरिटी होगी वो जो है री-अपॉइंटमेंट कर सकती है अगर पावर डेलीगेट किए हैं तो, नहीं तो जीएम ही करेंगे। अब आएगा सब्सटेंट अलाउंस। जो सस्पेंशन के दौरान जो भत्ता दिया जाता है वो है सब्सटेंट अलाउंस। कोई भी कर्मचारी अगर सस्पेंशन में है, suspended or deemed suspended railway servant shall be entitled to subsistence allowance at an amount equal to leave salary on half range। एचएलएपी में जो हमको सैलरी मिलती है, उस सैलरी के बराबर सब्सिडेंस अलाउंस दिया जाता है, साथ में डीएनएस अलाउंस भी दिया जाता है, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ फॉर्म SF3 बाय द एम्प्लॉय। SF3 जमा करना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉयमेंट कहीं और नहीं कर रहा है, ऐसे केस में उसको सब्सिडेंस अलाउंस दिया जाता है और हर 3 महीने बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। तो जो रिव्यू करने के बाद सब्सटेंस अलाउंस जो है हम 50% जो ओरिजिनल सब्सटेंस अलाउंस है वो उससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर सब्सटेंस अलाउंस को रिव्यू करने के टाइम देखना पड़ेगा कि कर्मचारी की वजह से डिले हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, और कर्मचारी कोऑपरेट कर रहा है और कर्मचारी की वजह से डिले नहीं है, तो हम बढ़ा सकते हैं और लगता है कर्मचारी डिले कर रहा है या कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम उतना हम कम कर सकते हैं। The allowance is to paid to a suspend allowance only on production of non employment certificate। SF3 देने के बाद ही पेमेंट किया जाना चाहिए। एक इसमें एक रूल मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि कई बार ये क्वेश्चंस मेरे पास आता है कि कोई आदमी सस्पेंशन में है और बीमार हो गया है, रेलवे हॉस्पिटल सिक है, अब वो सिक लीव माँगता है। तो मैं बता दूँ सस्पेंशन के दौरान आपको लीव कोई भी नहीं मिलेगी, आप सस्पेंड हो, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आप बस हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जा सकते, आप जो भी ट्रीटमेंट कराओ कराइए, लेकिन सस्पेंशन के दौरान आपका जो पीरियड है, वो डीआर प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद जो रूल है, उस रूल के तहत ही आपको पीरियड का निर्धारण किया जाएगा। तो उस दौरान आपको छुट्टी कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये कुछ फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड इन डिसिप्लिनरी। SF1 जो है आपका ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, SF2 ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, SF3 जो है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड ऑफिशियल अबाउट नॉन एम्प्लॉयमेंट। SF3 देना पड़ेगा अगर सब्सिडेंस अलाउंस लेना है तो। रिवोकेशन के लिए SF4 है। SF5 के लिए जो है मेजर पेनल्टी चार्जशीट के लिए हम SF5 देते हैं।
आरयूडी को इंस्पेक्ट करने के लिए मना करना है, चार्ज ऑफिशियल के लिए एसएफ 6 देंगे उसके लिए। इंक्वायरी ऑफिसर के नॉमिनेशन के लिए एसएफ 7, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के नॉमिनेशन के लिए आपको एसएफ 8 है। एसएफ 9 के बारे में कई लोगों को समझ पता नहीं है, बता दूं आपको कि किसी जमाने में रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए फॉर्म 9A, 9B, 9C हुआ करता था। वो 1980 में डिलीट कर दिया है, तो ये डिलीट हो गया है। लेकिन क्या होता है एसएफ 5 तो एसएफ 9 तो बता दूं, ये डिस्प्ले में जो एक फॉर्म हुआ करता था उस फॉर्म से ही देते हैं। आजकल तो स्पीकिंग ऑर्डर की तो देते हैं, लेकिन किसी जमाने में फॉर्म से दिया करता था, फॉर्म हुआ करता था 9A, 9B, 9C, जो कि डिस्मिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए होता था। वो अब डिलीट हो गया, अभी नहीं छपता ये रूल। एसएफ 10 जो है कॉमन प्रोसीडिंग्स के लिए है। 10 है इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेशन कॉमन प्रोसीडिंग में। 10B प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नॉमिनेशन। एसएफ 11 मालूम है आपको, माइनर पेनल्टी चार्जशीट है। 11B माइनर पेनल्टी टू होल्ड इंक्वायरी अंडर रूल 11B। अगर आपको माइनर पेनल्टी में इंक्वायरी करनी है, अगर यानी आपको 3 साल से ज़्यादा इंक्रीमेंट बंद करने हैं या विथ फीचर की करनी है, तो आपको 11B देना पड़ेगा। और माइनर पेनल्टीज मेजर पेनल्टी चार्जशीट में होना इश्यू, अगर मेजर पेनल्टी चार्जशीट में यूज करने माइनर करना है इसको, तो 11C। 12 नंबर है मेमोरेंडम वेयर एक्शन इज प्रपोज अंडर 14(1) अगर करना है, जैसे मैंने बात की थी, तो आपको ऐसा 12 है। रिटायरमेंट के बाद आपको किसी खिलाफ एक्शन लेना है, डीआर एक्शन लेना है, तो उसके सैंक्शन के लिए एसएफ 13 है, और चार्जशीट देना है तो आपको एसएफ 14 रिटायरमेंट के बाद। और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्म 9 के लिए जो किसी जमाने में हुआ करता था 74 के बाद, 80 में ये फॉर्म आपके डिलीट हो गए। उसका एक सर्कुलर है, ये मैं आपको दिखा दूं। अभी लगभग डीआर खत्म हो गया है, कुछ डीआर के ऊपर सर्कुलर हैं, जस्ट उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे इसको। कोई भी कर्मचारी का डीआर चल रहा है और डीआर के दौरान अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो उसमें रूल एक आरबी नंबर 115/2000 में कहा गया है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड बी क्लोज इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ द चार्ज एम्प्लॉई। कईयों को अभी डाउट होता है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को हम कब खत्म क्लोज माने। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जैसे डीआर में डीए द्वारा एनआईपी इशू होती है, वहां डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है। अपील और रिवीजन को हम नहीं मानेंगे। जहां डीए ने एक बार एनआईपी दे दी, वहां डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म होगी। यानी डीए के एनआईपी इश्यू होने से पहले अगर कर्मचारी की डेथ होती है, तो हम मानेंगे कि ड्यूरिंग द डिस्प्यूट प्रोसीडिंग एम्प्लॉय एक्सपायर हो गया, तो हम उस केस को वहां क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने एनआईपी इश्यू कर दिया है, उसके बाद कर्मचारी ने अपील या रिवीजन दे रखा है, और उस दौरान अगर कर्मचारी की डेथ होती है, तो उसमें कहा गया है कि 313/85 में कि हम नॉर्मल कोर्स में जैसे हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, वैसा ही पेंडिंग रिवीजन या अपील जो भी होंगे उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा एज पर मेरिट। उसमें वो सुविधा नहीं है कि वो क्लोज करना है, वो आपको डिस्पोज ऑफ करना है, अपील अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी। ये एक रेलवे बोर्ड ने बोला है कि स्पीकिंग ऑर्डर जो है जनरल इशू नहीं होते हैं, तो ये स्पीकिंग ऑर्डर नॉट इशूड व्हाइल पासिंग फाइनल ऑर्डर इन डिस्प्यूट केसेस एज ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्प्यूट अथॉरिटी आर इन एक्सरसाइज ऑफ क्वासी जुडिशियल पावर। इट इज नेसेसरी दैट सेल्फ कंटेंट स्पीकिंग ऑर्डर एंड रीजन ऑर्डर शुड बी इशूड। ये रेलवे बोर्ड ने कहा है कि स्पीकिंग ऑर्डर जो है रीजन होना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रूल है, कंपल्सनरी अलाउंस देने की बात होती है रिमूवल और डिस्मिसल के मामले में। तो रेलवे बोर्ड का एक लेटर है 9/5/2005, इसको इन्होंने वापस 89/2008 में भी रिपीट किया है कि जिन मामलों में रिमूव डिसमिसल हुआ है, उन मामलों में इनवेरिएबली जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कंपल्सनरी अलाउंस देना है। It is once again reiterated that in all cases where penalty of removal, dismissal for service is imposed, the order for or against grant of compensation ground or allowance or gratuity or both should invariably be passed without fail, either at the time of imposing the penalty of removal, dismissal, or immediately thereafter, so as to avoid any repercussion at the later stage. यानी किसी भी कर्मचारी को अगर रिमूव और डिस्मिसल किया जाता है अंडर डीआर, तो उसके अंदर कंपल्सरी अलाउंस देने का जिक्र होना चाहिए। या तो मना करवाएं कि नहीं देना है, या देने का है। 2005 से पहले चलता था, लेकिन 2005 से कंपल्सरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या जो भी अथॉरिटी रिव्यू डिसमिस कर रही है, वो अथॉरिटी जो है उसको दे, नहीं तो कोर्ट में मामला काफी भारी पड़ता है।
इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि रेलवे बोर्ड ने एक लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि कंपैशनेट लोन सैंक्शन का जो लेटर है वो सेपरेट ऑर्डर होना चाहिए यानी एनआईपी में नहीं होना चाहिए, सेपरेट इश्यू होना चाहिए। मेरा ये मानना पर्सनल ये है कि कई लोग आते हैं जैसे हमारे ऑफ़िस में भी वो कई 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल बाद आते हैं और एक एनआईपी लेके आते हैं। बोला सर हमारी एनआईपी इश्यू हुई है, हमको कंपैशनेट लोन नहीं दिए और 20 साल, 15 साल बाद वो टीआर की फाइल मिलती नहीं है। मेरा एक सजेशन है जनरली मैं भी करवाता भी हूँ कि हम लोग जो एनआईपी इश्यू होती है उसमें स्पीकिंग ऑर्डर का जो पार्ट होता है पीछे की तरफ, उसमें ही हम लिखवा देते हैं कंप्यूटेशनल सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं तो बाद में कई मामले ऐसे आते हैं जो आदमी जो होता है अगर हम सेपरेट ऑर्डर इश्यू करें, तो सेपरेट ऑर्डर तो एम्प्लॉय को मिला कि नहीं मिला या मिला भी है तो उसको दबा देता है और मेन सिर्फ़ एनआईपी कॉपी लेके आएगा 20 साल बाद कि साहब मेरे को तो मिला ही नहीं, अब 20 साल बाद उसकी डीआर फाइल हम कहाँ ढूँढेंगे? तो एटलीस्ट कर्मचारी आपको जो अप्रोच करेगा तो एनआईपी कॉपी तो लेके आएगा आएगा। तो इसीलिए मेरा पर्सनल व्यू ये इस मामले में ये है कि हम जनरली जो एनआईपी जो होती है, स्पीकिंग ऑर्डर जहाँ होता है, वहीं हम लिखवा देते हैं अथॉरिटी को बोलते हैं कि भई आप यहीं लिख दीजिए कंपनी नेक्स्ट स्पीकिंग। हालाँकि बोर्ड ने तो बोला है सेपरेट ऑर्डर इश्यू करना है, लेकिन सेपरेट ऑर्डर में प्रॉब्लम ये आती है कि लोग 15 साल, 20 साल बाद जब आते हैं, तो हमारे पास सेपरेट ऑर्डर कहीं मिलता ही नहीं, आपको फाइल ही नहीं मिलती। तो एटलीस्ट स्पीकिंग ऑर्डर में वो चीज़ अगर लिखी रहती है, तो अगर 15 साल, 20 साल बाद भी आ रहा है, तो हम वहाँ उसको पकड़ सकते हैं कि भई तुम्हारा इसमें लिखा हुआ है कंपटीशन ऑर्डर देना नहीं है। तो अब दोबारा फाइल डील करने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो अभी ये कहा है कि 2005 के बाद जितने भी केसेज़ होते हैं, अगर सैंक्शन नहीं किया है, तो आपको अब को डीए के बाद पुट अप करनी है। तो अगर वो केस लेट आता है, तो फाइल ढूँढने में और पुट अप करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप जो भी ऑर्डर हैं, स्पीकिंग ऑर्डर में कंपटीशन ऑर्डर देने या नहीं देने के बाद डिस्मिस ऑथर से क्लियर करवा लीजिए। ये कुछ क्लेरिफ़िकेशन है जिसमें मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक तो पहला है कि डिफेंस असिस्टेंट रिवीजन अथॉरिटी को अलाउ करना है, नहीं करना है, तो इसमें कहा कि हाँ, कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नंबर 2 मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने रखा है सर्कुलर कि वेदर द रिड्यूस्ड पेनल्टी शुड टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, कंपनसेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कब से इफेक्ट मानेंगे अगर रिड्यूस पेनल्टी आती है मतलब किसी को रिमूव डिसमिस किया है और उसको बाद में रिड्यूस करता है पेनल्टी में। तो इसमें बोर्ड ने बताया है कि इन केस वेयर द पेनल्टी ऑफ रिमूवल, डिसमिसल और कंपनसेशन इज सेट असाइड इन अपील और रिव्यू, the employee is reinstated in service with the reduced penalty. The reduced penalty take effect from the date of reinstatement, and in all other cases, reduced penalty take effect from the date of imposition of punishment. यानी कि अगर रिमूवल डिसमिसल के मामले में अगर उसको रीइंस्टेट करके कोई भी पेनल्टी दे दी है, रिडक्शन वगैरह दे दिया, तो वो जब वापस जॉइन करेगा, वहाँ से उतने साल चलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज़ डिसमिसल का कंपल्सरी कर दिया है, तो जिस डेट का कंपल्सरी डिसमिसल किया गया था या रिमूव किया था, उसी डेट को ही कंपल्सरी माना जाएगा, वहाँ से इफ़ेक्ट होगी। इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा अच्छा सर्कुलर है ये। और रिलायड डॉक्यूमेंट देने की बात की है नंबर 3 में, तो इसमें बोला है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी है, तो भी चलेगा। इसके बाद 3 में बताया कि क्या वेदर डिस्प्ले ऑथोरिटी कैन ऑर्डर डी नोवो इंक्वायरी ऑन द सेम